हेलो एवरीवन, वेलकम टू केम लर्न पी में आप सभी का स्वागत है। आई होप एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की ये सीरीज़ आप सभी को पसंद आई होगी एंड एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर से आप लोगों ने बहुत सारा नॉलेज गेन किया होगा। जो एमएससी स्टूडेंट्स है या जो बीएससी स्टूडेंट्स है, तो उन लोगों को फर्दर स्टडी के लिए एंड जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होती है उनमें आई होप काम लगेगा। तो इसी हिसाब से हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो आज का लेक्चर है, आज का वीडियो लेक्चर है, वो हम देखने वाले हैं। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में आज हम देखने वाले हैं फैक्टर इन्फ्लुएंस ऑन केमिकल शिफ्ट, यानी कि केमिकल शिफ्ट के ऊपर कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो वो देखने वाले हैं। तो वैसे तो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में वैसे बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जैसे कि टेम्परेचर है, वैक्यूम है, वेपराइजेशन है, उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो उसमें से हम कुछ ही ऐसे जो सिलेक्टेड जो फैक्टर्स है वो देखने वाले हैं। उसमें सबसे पहले हम देखने वाले हैं इंडक्टिव इफेक्ट। जैसे हम लोगों ने आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखा था इंडक्टिव इफेक्ट अफेक्ट करती है, वैसे ही यहाँ पे भी इंडक्टिव इफेक्ट अफेक्ट करती है। जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं एक मॉलिक्यूल लेता हूँ CH3, तो यहाँ पे जो प्रोटॉन है उसकी बात करता हूँ। तो प्रोटॉन के जो आसपास यहाँ पे अगर प्रोटॉन रहता है, यहाँ पे भी प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन के आसपास ऐसे इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। दोनों के पास ऐसे 3 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो यहाँ पे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, यहाँ पे कुछ आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा। बट अगर मेरे पास यहाँ पे CH3 CH2 Cl यानी कि ये वाला अगर मॉलिक्यूल मेरे पास प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इस प्रोटॉन के पास ऐसा अगर प्रोटॉन है और यहाँ पे भी प्रोटॉन है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन हो गए और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हो गए, ठीक है। यानी कि हम लोगों ने जो प्रीवियस लेक्चर देखा था शील्डिंग डीशील्डिंग वाला, तो इसमें हम देख सकते हैं कि ये जो प्रोटॉन है वो शील्डेड है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा है। एंड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड है पर वो कम है, तो वो वैसे तो शील्डेड ही है बट कम शील्डेड है, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा शील्डिंग पोजीशन पे है, तो यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। वैसे ही यहाँ पे भी है, पर यहाँ पे कम मैग्नेटिक फील्ड यूज़ होगा। अब जैसे ही इस प्रोटॉन के साथ कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जुड़ता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप करता क्या है, अपने नज़दीक इलेक्ट्रॉन लाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। इलेक्ट्रॉन को खींचने की वजह से प्रोटॉन के पास इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो इलेक्ट्रॉन है इस तरफ जाएंगे क्लोरीन के तरफ, तो क्लोरीन के तरफ जाने की वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं रहेंगे। तो उसके बाद जो पोजीशन रहेगी, जैसे हम कह सकते हैं कि होगा, वो क्या होगा, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन तो हो गए और यहाँ पे एक भी प्रोटॉन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो इसकी पोजीशन ऐसे हो जाएगी। तो इसकी वजह से क्या हुआ, ये जो प्रोटॉन था वो पहले शील्डेड था बट अब डीशील्डेड में कन्वर्ट हो गया। तो डीशील्डेड में कन्वर्ट होने की वजह से उसकी जो डेल्टा वैल्यू है वो ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि डेल्टा वैल्यू हाई हो जाएगी उसकी, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो डीशील्डेड प्रोटॉन हुआ, इसकी वजह से। तो यहाँ पे जैसे ही इंडक्टिव इफेक्ट होती है, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जुड़ता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जुड़ने की वजह से वहाँ पे जो प्रोटॉन होता है वो प्रोटॉन शील्डिंग में से डीशील्डिंग में कन्वर्ट होता है, और डीशील्डिंग में कन्वर्ट होने की वजह से डेल्टा वैल्यू इंक्रीज होती है। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ मॉलिक्यूल है, जैसे कि CH4 है, CH3I है, CH3Br, CH3Cl, CH3F। तो आप सभी को पता है कि ये जो हैलोजन है वो इंक्रीज ऑर्डर में है। सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप I है, उसके बाद Br होता है, उसके बाद Cl होता है, उसके बाद फ्लोरीन होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप फ्लोरीन है। तो यहाँ पे अगर मेरे पास मिथाइल ग्रुप है, तो उसमें जो डेल्टा वैल्यू होगी वो डेल्टा में दिया गया है वैल्यू, तो उसकी डेल्टा वैल्यू 0.2 ppm होती है।
वैसे ही जैसे ही उसके साथ एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो गया और आयोडीन जुड़ा तो डेल्टा वैल्यू 2.2 ppm हो गई। अगर आयोडीन की जगह पे ब्रोमीन जुड़ा तो 2.7 हो गए, क्लोरीन जुड़ता है तो 3.7 एंड फ्लोरीन जुड़ता है तो 4.3। यानी कि आप देख सकते हो कि जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जुड़ता है वैसे वैसे डेल्टा वैल्यू इंक्रीज होती है। ठीक है, तो डेल्टा इंडक्टिव इफेक्ट एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है, जैसे यहाँ इसके ऊपर से हम देख सकते हैं। एंड ये जो डेल्टा वैल्यू है एक्चुअली अप्रोक्सीमेट है, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू हम निकालते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू हम यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, बट अप्रोक्सीमेट कह सकते हैं कि इसके आसपास डेल्टा वैल्यू होगी। देन उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसे हम लोगों ने आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखा था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटर एच मोल एंड इंट्रा एच बॉन्ड। अगर वो अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से जाके आप इंट्रा एच बॉन्ड एंड इंटर एच बॉन्ड मॉलिक्यूल आप देख सकते हो। तो यहाँ पे हम सभी को पता है कि इंटर एच बॉन्ड यहाँ पे बनेगा क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो यहाँ से एच बॉन्डिंग बनेगा। तो जैसे हम लोगों ने आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखा था, जो हमारा इंटर एच बॉन्ड है वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। बट यहाँ पे अगर एच बॉन्ड नहीं बनता है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो प्रोटॉन है वो प्रोटॉन एक ही तरफ से शिल्डेड है, यानी कि डीशिल्डेड पोजीशन पे आएगा। बट जैसे ही यहाँ पे क्लोरीन जुड़ता है तो क्लोरीन आप सभी को पता है क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है। तो हाइड्रोजन के पास से जो इलेक्ट्रॉन होगा वो अपनी तरफ खींच लेगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होगा वो ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म होने की वजह से जो प्रोटॉन है वो डीशिल्डेड में कन्वर्ट हो जाएगा, और डीशिल्डेड में कन्वर्ट होने की वजह से वहाँ पे डेल्टा वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने की वजह से भी डेल्टा वैल्यू में चेंजेस आते हैं। देन उसके बाद है स्टेरिक इफेक्ट। स्टेरिक इफेक्ट अगर नहीं आता है तो उसे हम कहते हैं वैन डर वाल्स डीशिल्डिंग इफेक्ट, वैन डर वाल्स इफेक्ट भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, मॉलिक्यूल के अगर बल्की ग्रुप जुड़ा है तो वो बल्की ग्रुप जुड़ने की वजह से उसका जो नेबरिंग प्रोटॉन होता है उस पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि एनिलीन मेरे पास है। अगर एनिलीन नहीं है तो हम टॉल्विन भी ले सकते हैं, जैसे CH3। ठीक है, तो अगर एनिलीन टॉल्विन तो यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट रहता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एनिलीन है, टॉल्विन है, वो एक्चुअली बल्कि ग्रुप नहीं है। ठीक है, वो सिंपल ग्रुप है। तो यहाँ पे जो प्रोटॉन है वो सेम टू सेम ही रहेगा, यानी कि यहाँ पे डेल्टा वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएगा। बट अब फॉर एग्जांपल एनिलीन है तो एनिलीन की जगह पे 2 हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो गए, जैसे मिथाइल ग्रुप जुड़ते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये NN डाइमिथाइल ग्रुप हो गया, वो क्या होता है, बल्कि ग्रुप होता है। बल्कि ग्रुप होने की वजह से यहाँ पे जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन और ये जो प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी शिल्डिंग करेंगे। ठीक है, यहाँ तो करेगी, यहाँ पे भी शिल्डिंग करेंगे। तो यहाँ पे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल पहले हाइड्रोजन है, उसकी डेल्टा वैल्यू फॉर एग्ज़ाम्पल 0.20 आती है। ठीक है, बट यहाँ पे शिल्डिंग करने की वजह से बल्कि ग्रुप लगने की वजह से वैल्यू आएगी उसके बाद 0.39। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल हम एक्चुअली ये नहीं कह सकते कि इतनी वैल्यू आएगी, बट जस्ट एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि डेल्टा वैल्यू इतनी होगी। तो यहाँ पे बल्कि ग्रुप होने की वजह से इलेक्ट्रॉन शेयरिंग यहाँ पे भी होगा। इलेक्ट्रॉन शेयरिंग यहाँ पे भी होने की वजह से ये हाइड्रोजन शिल्डिंग पोजीशन में आ जाएगा। पहले एक ही इलेक्ट्रॉन था, उसके बाद इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, इसीलिए
शेयरिंग पोजीशन में आए, तो शेयरिंग पोजीशन आने की वजह से यहाँ पे डेल्टा वैल्यू में चेंजेस आता है। इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है वो मॉलिक्यूल पे डिपेंड रहता है कि कौन सा मॉलिक्यूल में फंक्शनल ग्रुप है उसके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा वैल्यू में चेंजेस आता है, और डेल्टा वैल्यू में चेंजेस आता है तो उसकी वजह से आपका जो पीक होता है उसमें चेंजेस आ सकता है। तो ये थी स्टेरिंग इफेक्ट। एंड उसके बाद है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट। एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट जनरली हम एक एग्जांपल लेके हम समझ लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास इथिलीन ग्रुप है, ठीक है। इथिलीन बेंजीन समझ लेते हैं, बेंजीन इजी रहेगा। जैसे कि यहाँ पे बेंजीन है, तो बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऐसे पाई बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो पाई बॉन्ड होने की वजह से थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ तो आप सभी को समझने में आसानी रहेगी, ठीक है। अब ये जो पाई बॉन्ड है वो ऐसे रहेगी। वैसे तो मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, बट ड्राइंग करने का थोड़ा सा ट्राई करता हूँ। तो यहाँ पे जो पाई बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पे ऐसे, तो ये दोनों शेयर हो गए ऊपर और नीचे। वैसे ही यहाँ पे शेयर हो गए, वैसे ही यहाँ पे भी शेयर हो गए। तो ऐसे पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो पाई बॉन्ड बनने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे दो क्लाउड बनता है, एक ऊपर की साइड यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे एक ऊपर की साइड ऐसे क्लाउड बनेगा एंड एक नीचे की साइड ऐसे बनेगा। कैसे बनता है मैं आपको अभी समझाता हूँ। ऐसे, ठीक है, ऐसे क्लाउड बनेगा। तो ये क्लाउड बनने की वजह से क्या होता है, ये जो बेंजीन होता है, फॉर एग्जांपल ऐसा समझो कि मेरे पास एक यहाँ पे बेंजीन है, 1 2 3 4 5 6, एक मिनट, हाँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये बेंजीन है, बेंजीन में एक कार्बन यहाँ पे होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये कार्बन है, बेंजीन है, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे ये डंबल ऊपर से नीचे, ये डंबल ऊपर से नीचे, ये डंबल ऊपर से नीचे, यहाँ पे सभी जगह पे ऊपर नीचे डंबल होता है। डंबल यानी कि पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। एंड हाइड्रोजन ऐसे बाहर की साइड ऐसे होते हैं सभी, ठीक है। जैसे हम सभी को पता है कि जो बेंजीन होता है वो प्लेनर होता है, यानी कि प्लेन में होता है। तो यहाँ से अगर मैं ऐसे रखूँ तो बेंजीन के सभी कार्बन प्लेन में टच हो गए, हाइड्रोजन भी टच हो गए, ठीक है। सिर्फ पाई बॉन्ड यहाँ पे एक ऊपर रहेगा, एक नीचे की साइड रहेगा। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड तो बन गया, फॉर्मेशन बन गया, पर पाई बॉन्ड जो होता है उसकी वजह से एक क्लाउड यहाँ पे ऊपर बनता है और दूसरा क्लाउड यहाँ पे नीचे बनता है। ये तो घूमता रहता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे घूमता रहेगा, रोटेट होता रहेगा। तो वो रोटेट होने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनेगा। इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैसे बनेगा, तो जो पाई बॉन्ड रोटेट हो रहे उससे परपेंडिकुलर आपका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। यानी कि यहाँ से ऐसे बन रहा है तो इस तरफ से आपका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा ऐसे, ठीक है, ऐसे जनरेट होगा। तो एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जनरेट होगा, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से ऐसे जनरेट होगा, दो तरफ से। तो दो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जनरेट होते हैं। तो यहाँ पे हम ड्रॉ करने का थोड़ा सा प्रयत्न करते हैं। जैसे यहाँ पे क्लाउड बना, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, ऐसे रोटेट होता रहेगा, ठीक है। और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से ऐसे रोटेट होते रहेगा। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि मेरी थोड़ी जो ड्राइंग है वो अच्छी नहीं है, पर थोड़ा ट्राई करते हैं।
ठीक है, ऐसे रोटेट होता रहेगा। उसका जो डायरेक्शन है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐसे है, ठीक है, ये डायरेक्शन है। तो ये डायरेक्शन होने की वजह से क्या होता है, तो यहाँ पे अब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात क्या रहती है कि अगर मैं इस तरफ से नीचे से मैग्नेटिक फील्ड दे रहा हूँ, तो मैग्नेटिक फील्ड देने की वजह से रोटेशन कैसे होता है, यहाँ से ऐसे रोटेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो ये देखो यहाँ से जैसे यहाँ पे आया और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से है, तो इस पूरे यहाँ पे क्या होगा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड का जो पाई बॉन्ड वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है वो, एंड जो हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हैं वो दोनों एक दूसरे को अपोज करेंगे। अपोज करने की वजह से क्या होगा, अपोजिट करने की वजह से अपोज करेंगे तो हम कह सकते हैं कि भाई अगर अपोज कर रहे हैं तो ये सील्डेड है, ऐसा हम कह सकते हैं। अगर अपोज नहीं कर रहे, एलिगेंट कर रहे हैं, तो डिसील्डेड है, ऐसा हम कहते हैं। तो यहाँ पे इतनी पोजीशन, यहाँ से लेके इतनी, ये जो ट्रायंगल बनेगा, इतना ट्रायंगल, ठीक है, इतना, एंड वैसे ही अगर ऊपर जाएंगे तो यहाँ से आप देख सकते हो ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ से जाएगा, तो यहाँ पे जो भी आएगा यहाँ से लेके यहाँ तक इतना, तो ये ट्रायंगल जो बन रहा है वहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन आएंगे वो क्या करेंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर रहे हैं। उसके अलावा जो जगह है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को एलिगेंट कर रहा है, यानी कि उसे एक्सेप्ट कर रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर यहाँ पे अगर कोई प्रोटॉन आ रहा है, प्रोटॉन यहाँ पे होता है, तो इसकी वजह से जितने भी प्रोटॉन यहाँ पे होते हैं तो वो प्रोटॉन हम कह सकते हैं कि वो शील्डिंग पोजीशन में होते हैं, और यहाँ पे अगर प्रोटॉन नहीं होते तो डीशील्डिंग पोजीशन में होते हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक ही प्रोटॉन यहाँ पे प्रेजेंट है अभी, तो ये जो प्रोटॉन है वो शील्डिंग पोजीशन में है, ठीक है, और एक प्रोटॉन यहाँ पे है। तो यहाँ पे शील्डिंग पोजीशन में होने की वजह से यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा जाएगी, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा जाएगी, बट यहाँ पे डीशील्डिंग पोजीशन है, ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी कम जाएगी। तो इसकी वजह से यहाँ पे एनाइसोट्रॉप इफेक्ट यहाँ पे जनरेट होती है। दो इफेक्ट यहाँ पे एक साथ में एक ही मॉलिक्यूल में देखने को मिलती है। तो इसकी वजह से एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट जनरेट होती है, और एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट जनरेट होने की वजह से डेल्टा वैल्यू में बहुत सारा डिफरेंस आता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, तो एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट भी एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में इफेक्ट करती है, जैसे हमने अभी देखा। वैसे जैसे हमने बेंजीन का एग्जांपल लिया, वैसे हम इथिलीन का मॉलिक्यूल का भी ले सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे देख सक रहे हो, ठीक है। तो ये थी एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट, जो फैक्टर अफेक्टिंग केमिकल शिफ्ट होता है उसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट। अगर एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट आपको समझ में नहीं आई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ताकि मैं फिर से एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट के ऊपर एक वीडियो बना सकूं एंड आपको समझा सकूं। तो आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा, एंड समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन प्रेस कर दो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।